Hello everyone, welcome to EduGrowth. This is Soumya and today we are going to start class 12th economics. Now class 12th economics is divided into two parts, macroeconomics and Indian economic development. So today we are going to start macroeconomics chapter number 1, introduction. Now in this course I'll be covering all the chapters of macroeconomics as well as IED. So stay tuned for the further videos as both exams are approaching in May. So let's start this chapter. Now this is something about me. अगर आप contact करना चाहते हैं आप इस नंबर पे contact कर सकते हैं. This is my email ID. You can follow me on Instagram also. And नीचे आपको Telegram group का link and WhatsApp group का link भी मिल जाएगा. आप वहाँ पे मुझे join कर सकते हैं. Now let's start. Now firstly we'll discuss the meaning of macroeconomics. Now macro have been derived from a Greek word macros, which means large. And large in economics means economy as a whole. So macroeconomics का meaning क्या है? It is branch of economics. Economics की branch है which studies economic issues or economic problems at the level of economy as a whole. जब हम एक large scale पे economic issues और economic problems की बात करते हैं, that means we are talking about macroeconomics. Now these study economic problems of all the residents of the country. सारे रेजिडेंट्स के बारे में अगर हम इकोनॉमिक इश्यूज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ क्या प्रॉब्लम्स क्या है, क्वेश्चंस क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं क्या? इकोनॉमिक इश्यूज एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम या ग्रोथ ऑफ आउटपुट की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज दैट इज इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन एटसेट्रा. तो अगर हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज अ होल. पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं एज अ होल और रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री की बात कर रहे हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स इश्यूज के बारे में जब हम बात करें एज अ होल वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी हमें बताती है इट ऑल्सो स्टडीज हाउ गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी. कैसे ये स्टेट इंप्रूव हो सकती है, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. नाउ वील स्टडी हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा. सो पहला डिफरेंस हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी वी स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस. अब ये प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है एंड वी हैव टू मेक चॉइस सो दैट वी कैन यूज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो. बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये प्रॉब्लम पढ़ते हैं एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, फर्म और इंडस्ट्री. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. तो जब हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं इट मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड जब हम लार्ज लेवल पे एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, दैट मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी. नाउ सेकेंड डिफरेंस is on the basis of economic variables. Now microeconomics में हम पढ़ते हैं variables, microeconomic variables. अब ये variables कौन से होते हैं microeconomic variables? ये होते हैं consumers demand और producers supply. तो आपने जब 11th क्लास में ही करा होगा microeconomics तो consumers demand पढ़ी होगी या producers सप्लाई भी किया होगा. तो ये होते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच आर स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं
aggregate demand and aggregate supply. इसमें हम कंज्यूमर्स डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं. इसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. अब एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे क्या है? इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं इकोनॉमी में, सब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की बात कर रहे हैं. एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? रेफरिंग टू सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. सो ये हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पढ़ते हैं. एंड ये है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड ये है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. नाउ थर्ड डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स. अब इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स वो इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जो इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, वो होते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स. सो माइक्रो लेवल पे हमारे जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो होते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स. इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. एंड इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं विच आर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड इनका मेन मोटिव क्या है? पर्सनल गेन्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. मैक्रो लेवल पे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स. इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स. And they include state or statutory bodies like RBI, SEBI, TRAI. RBI is Reserve Bank of India, SEBI is Securities and Exchange Board of India, TRAI is Telecom Regulatory Authority of India. एंड इनका मेन फोकस होता है ऑन सोशल वेलफेयर. सो इसके अंदर इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. इनका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. इनमें इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं एंड विच आर स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक आरबीआई, सेबी, ट्राई. एंड इनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर. सो दीज आर द इकोनॉमिक एजेंट्स ऑफ बोथ. Fourth point is on the basis of aggregation. Microeconomics में limited है and macroeconomics में large level पे is not limited. अब microeconomics में हम equilibrium study करते हैं, equilibrium of an industry. और macroeconomics में we study equilibrium of the economy as a whole. अब इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री का क्या मतलब है? इट इज अग्रीगेशन ऑफ ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी. तो हम यहां पे बात कर रहे हैं सारी फर्म्स की एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, बट वहां पे हम इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, विच मीन्स aggregation of all economic units in the economy. तो यहां पे हम सारे इकोनॉमिक यूनिट्स की बात करते हैं इकोनॉमी की, और वहां पे हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करते हैं. तो यहाँ पे लिमिटेड एग्रीगेशन है, यहाँ पे लिमिटेड नहीं है. एंड लार्ज लेवल पे स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री, यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, एंड यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी, वहां पे एग्रीगेट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी. Now fifth point, different set of assumptions. Now
इसमें क्या डिफरेंस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट असम्पशंस लेते हैं हम। नाउ जो वेरिएबल्स हमारे माइक्रो में कांस्टेंट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में चेंजिंग होते हैं। तो वेरिएबल which are constant in micro are changing in macro. And variables which are constant in macro are changing in micro. अब इसका मतलब ये है जो चीजें हम माइक्रो में कांस्टेंट अज्यूम करते हैं वो मैक्रो में चेंजिंग होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। एंड जो मैक्रो में कांस्टेंट अज्यूम करते हैं वो माइक्रो में चेंजिंग होती है। अब इसका एग्जाम्पल है जो टोटल आउटपुट है एंड एम्प्लॉयमेंट। These are taken constant in micro. But these are important variables in macro. तो ये माइक्रो में तो हम कांस्टेंट ले लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट है, इनकम है, वो कांस्टेंट लिया जाता है। is constant while this is important in micro, बट ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट होता है। तो जो वेरिएबल्स एक में कांस्टेंट है दूसरे में इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड जो दूसरे में कांस्टेंट है वो पहले वाले में इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस डिफरेंस वाज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ assumptions. Now next is central issue. माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल इशू क्या होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि हम अपने रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करना है फॉर द मैक्सिमम आउटपुट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल इशू कौन सा होता है? ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। दिस इज द सेंट्रल इशू एट मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल। नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेथड ऑफ स्टडी को हम डिस्क्राइब करते हैं। मैक्रो में हम करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। एंड माइक्रो लेवल पे हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जब हम पार्शियली पढ़ रहे हैं एक तरह से, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। सो जो लॉजिकल है माइक्रो लेवल पे, व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल may not be logical at macro level. जो माइक्रो लेवल पे लॉजिकल होगा, मे बी इट इज नॉट लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। इफ एन इंडिविजुअल सेव्स मोर, अगर एक इंडिविजुअल ज्यादा सेव कर रहा है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है ही एड्स टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी, it is good for his development, so it adds to his future prosperity, उसका फ्यूचर बेटर होगा। बट अगर हम ये इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, सो सेविंग इज अ गुड थिंग। बट अगर हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करें कि इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी सेव मोर, देन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में डिक्लाइन। Save more, so demand for goods and services will decline.
तो जो इंडिविजुअल लेवल पे हमें लॉजिकल लग रहा था वो मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी एज ए लार्ज में हमें लॉजिकल नहीं लग रहा। अगर सब लोग सेविंग करेंगे तो डिमांड जो गुड्स एंड सर्विस के लिए होंगी वो कम हो जाएंगी, उतनी ज्यादा परचेज नहीं करेंगे बिकॉज दे आर सेविंग मोर, सो डिमांड विल डिक्लाइन। सो व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल, इट मे नॉट बी लॉजिकल एट macro level. Now we'll revise these differences, how macroeconomics differ from microeconomics. First, basis of study. दोनों में ही हम माइक्रो में भी मैक्रो में भी प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी पढ़ते हैं, प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी इन चॉइस। माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पे हाउस होल्ड, फर्म एंड इंडस्ट्री, एंड मैक्रो में ये हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं एज इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमिक वेरिएबल, सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में एंड माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर्स सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। थर्ड इज इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? विच इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं माइक्रो लेवल पे एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स होते हैं मैक्रो लेवल पे। अब जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं वो होते हैं कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। ये ज्यादा किस पे फोकस करते हैं? ये फोकस करते हैं पर्सनल गेन्स पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। एंड इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स कौन से होते हैं? दे इंक्लूड स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे आरबीआई, सेबी, ट्राई, एंड ये फोकस करते हैं सोशल वेलफेयर पे। फोर्थ पॉइंट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है एज कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिफ्थ पॉइंट, डिफरेंट सेट ऑफ असम्पशंस। माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंट सेट ऑफ असम्पशंस होती हैं। जो चीजें हम अज्यूम करते हैं कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, दे आर चेंजिंग इन मैक्रो, एंड जो हम अज्यूम करते हैं कांस्टेंट इन मैक्रो, दे आर चेंजिंग इन माइक्रो। सिक्स्थ, सेंट्रल इशू। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सेंट्रल इशू है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल इशू है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सेवेंथ, मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। जो लॉजिकल है माइक्रो लेवल पे, इट मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। जैसे हमने पढ़ा था, इंडिविजुअल अगर ज्यादा सेव करे तो फ्यूचर प्रोस्पेरिटी है, बट इफ ऑल द पीपल ऑफ द इकोनॉमी सेव मोर, तो जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो डिक्लाइन हो जाएगी एंड द इकोनॉमी विल बी ड्रिवन टुवर्ड्स फ्यूचर पावर्टी रेदर देन प्रोस्पेरिटी। पावर्टी हो जाएगी प्रोस्पेरिटी के बाद। नाउ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फील्ड ऑफ स्टडी या एरिया ऑफ स्टडी जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये स्टार्ट ही नेशनल इनकम की कॉन्सेप्ट से होती है। डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एज वेल एज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम कि हम नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड ऑल्सो इट रिलेट्स टू एग्रीगेट्स लाइक जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको इवेल्युएट करना कैसे निकालेंगे, इनके क्या मीनिंग्स होते हैं, ये हम सारे पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नाउ सेकेंड इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम थ्योरीज पढ़ेंगे रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब कीन्सियन थ्योरी है ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज ऑफ नोटेबल सिग्निफिकेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे एंड एक्सप्लेन करती है कि क्या क्या कॉजेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, एंड क्या क्या रेमेडीज है कंट्रोल करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम कीन्सियन थ्योरी पढ़ेंगे एंड वी विल स्टडी द थ्योरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। थर्ड, थ्योरी ऑफ मनी। सो हम क्रिएशन ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मनी क्रिएट होता है इकोनॉमी में, और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, कैसे क्रेडिट क्रिएट होता है, लोन्स कैसे ऑफर करता है कमर्शियल बैंक्स टू पीपल एंड सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे इन रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी, कि कैसे आरबीआई सप्लाई कर रहा है मनी को, कैसे रेगुलेट कर रहा है सप्लाई को, कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
फोर्थ पॉइंट इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। अब ये भी एक कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये एक ट्रेंड पाथ रिवील करता है जनरल प्राइस लेवल का, which is leading to inflationary and deflationary gaps in the economy. So we'll study about the inflationary and deflationary gaps, कैसे आते हैं, कैसे प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, डिमांड कैसे इफेक्ट होती है, सप्लाई कैसे इफेक्ट होती है। तो ये हम सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बजट। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट का क्या रोल होता है, क्या एक्टिविटीज होती है गवर्नमेंट की इन द इकोनॉमी। सो वील स्टडी अबाउट द government budget and how it impacts the economic activity. गवर्नमेंट का क्या रोल है इकोनॉमी में। सिक्स्थ पॉइंट इज एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कि कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है एंड कैसे हम इसे मैनेज करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नाउ विल स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर करती है डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट पॉइंट, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, हमें इनकम पता चलती है। इससे क्या रिवील होता है? It reveals the nature and level of economic activity. In the economy. कि किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, किस लेवल पर हो रही हैं एंड उनसे हमारी क्या इनकम आ रही है। तो हमें नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पता चल जाता है जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सो इट रिवील्स द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम एंड द वे इट कैन बी हैंडल्ड, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉयमेंट में एंड कैसे हम इनको हैंडल कर सकते हैं। सो इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है। थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट से क्या रिवील होता है? इट रिवील द वे इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। किस तरह गवर्नमेंट इकोनॉमी को हैंडल कर रही है। सो फर्स्ट, नेशनल इनकम, इट रिवील्स द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। सेकेंड, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या रिवील होता है कि क्या प्रॉब्लम है एंड कैसे इसे हैंडल किया जा सकता है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को। थर्ड, गवर्नमेंट बजट। इससे रिवील होता है कि इकोनॉमी कैसे रेगुलेट हो रही है, गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर रही है इकोनॉमी को। सेकेंड इज रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें रोड मैप मिल जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। जितनी भी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं, कैसे बनती हैं? वो बनती हैं, हम एक्सेस करते हैं कि क्या नीड्स हैं कंट्री की एंड क्या क्या चीजों की जरूरत है। सो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ are drawn by assessing the needs and means of the economy. तो जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं वो नीड्स देखी जाती है, मीन्स देखी जाती है इकोनॉमी की, फिर डिसाइड किया जाता है। सेकेंड, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आती है कंट्री में? थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इट इज परस्यूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री,
In India, it is RBI, and fiscal policy, it is pursued by the government. कि government बनाती है fiscal policies and monetary policies RBI. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज से, ये हम डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ेंगे. द फोर्थ पॉइंट, बीओपी स्टेटस, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस. बीओपी क्या रिवील करती है? इट रिवील्स द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो हमें रिलेशंस पता चल जाते हैं इकोनॉमी के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय नोइंग द बीओपी स्टेटस. एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या शो करता है? इट शोज आवर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंपल्शन टू इंपोर्ट. बीओपी से हमें परफॉर्मेंस पता चल जाती है. एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. जो हम इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे बीओपी वाले चैप्टर में. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड से क्या रिवील होता है कि हमारी कितनी कैपेसिटी है एक्सपोर्ट की एंड कितनी कंपल्शन है इंपोर्ट की. So fourth point is BOP status. Fifth point is problems of poverty and environmental pollution. So macroeconomics offer क्या करती है? Problems of poverty and environmental pollution के बारे में भी देखती है. And macro models use होते हैं इन problems को address करने के लिए. So it addresses the problem of poverty and environmental pollution. नेक्स्ट, नाउ सिक्स्थ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन. अब जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, तो इन सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज फॉर्म करनी चाहिए, कैसी पॉलिसीज फॉर्म करनी चाहिए, हाउ टू फॉर्म पॉलिसीज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द country. तो macroeconomic variables से we come to know they are extremely useful in formulating the policies. For the growth and development of the economy. Now we'll revise scope and significance of macroeconomics. Scope, first point, estimation of national income and related aggregates. Macroeconomics start होती है with the concept of national income, उसकी definition and estimation of national income, and also related aggregates like GDP, gross domestic product, NDP, net domestic product. Second point, theory of employment. Macroeconomics theory of employment भी पढ़ती है, unemployment भी पढ़ती है. Keynesian theory है जो एक significance है इस context में, और ये explain भी करती है कि क्या causes है unemployment के and क्या possible remedies है. तो second point is theory of employment. Third, theory of money. Credit creation, money creation की बात कैसे create होता है and कैसे RBI या Central Bank of the country regulate करता है supply of money in the economy. Fourth point, theory of general price level, inflationary and deflationary gap. ये एक important component है macroeconomics का, जो trend path है general price level का, जिससे deflationary या inflationary gap आता है economy में. फिफ्थ पॉइंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि क्या रोल है गवर्नमेंट का इन द इकोनॉमी, या गवर्नमेंट बजट का क्या रोल है, कैसे इंपैक्ट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय द गवर्नमेंट. देन लास्ट सिक्स पॉइंट ऑफ स्कोप इज एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट और कैसे से मैनेज किया जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का. सिग्निफिकेंस, फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवील करती है, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम और कैसे उसे हैंडल किया जाता है, एंड गवर्नमेंट बजट रिवील करती है कैसे इकोनॉमी को रेगुलेट किया जाता है. सेकंड, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है एक रोड मैप प्रोवाइड कर जाती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज हैं ये भी दे आर ऑल्सो ड्रॉन बाय असेसिंग द नीड्स ऑफ द कंट्री, नीड्स ऑफ द इकोनॉमी. देन थर्ड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी कैसे आती है? मॉनेटरी पॉलिसीज से या फिस्कल पॉलिसीज से. तो मॉनेटरी पॉलिसी pursued by the central bank of the country और fiscal policy pursue होती है by the government. Fourth, BOP, balance of payment status. Now, BOP status of the country reveal करता है economy की relationship with the rest of the world.
एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारी कैपेसिटी शो करता है एक्सपोर्ट करने की एंड कंपल्शन ऑफ इंपोर्ट. फिफ्थ इज प्रॉब्लम्स ऑफ पावर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ता है. बहुत सारे मैक्रो मॉडल्स हैं जो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं. 6th पॉइंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन. सो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारे जो वेरिएबल्स है ये बहुत यूजफुल है पॉलिसीज फॉर्म करने के लिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. नाउ हेयर्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.